आप खैरियत से होंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो हसनात मलिक साहब के साथ डिस्कशन थी, सीनियर लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ, और आपने देख लिया होगा कि आज और कल जो सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग की जो कमेटी की रिपोर्ट्स थी और चीज़ें थी, उस पर जो है आपने देखा कि आज क्या हुआ और आपको क्या आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात, लेकिन इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, वो है 592 सफ़ात की फैक्ट फाइंडिंग की 2 रुकनी कमेटी की वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में कल पेश कर दी गई, जिसकी तफसीलात आपके सामने कुछ आ भी चुके होंगी, कुछ आ भी रही हैं, जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए, तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। ये कहा गया कि उसका जो अरशद शरीफ का फ़ोन था वो कौन कौन से नंबर इस्तेमाल करते थे, उनकी जो USB थी वो किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, वो कहाँ गई, फ़ोन किसके पास है, जो मैक है वो किसके पास है, जो iPad थे उसके पास वो किसके पास है, वो कौन कौन सी सिम्स इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम आपके सामने रखेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो किस तरफ उंगलियाँ उठाती है। खुर्रम वक़ार का क्या किरदार था, मौरीन जो है वो जो वक़ार की जो बीवी हैं उनका क्या किरदार है, और उन्होंने ज़ाहिर है तो इस पे हम करते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग की जो कमेटी थी वो 2 रुकनी कमेटी थी, जिसमें एक IB के जो सीनियर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल थे FIA की तरफ से, वो उसमें शामिल थे, और वो IB में है आजकल। बड़ी इम्प्रेसिव रिपोर्ट है, शाहिद हामिद साहब और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, बहुत अच्छी बुक्स भी लिख चुके हैं। एक द बिट्रेयल बुक है, रिसेंटली उन्होंने लिखी है, और वो जो बुक है वो है ओवरऑल जो कुलभूषण यादव का जो केस है उसको बनाते हुए एक नावल का जो ख़याली सी कहानी है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो उससे मुतासर होकर बनाई गई है। बहरहाल बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, और इस हवाले से अच्छी एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में बहुत ज़्यादा ऐसी क़ुव्वतें, इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर, ये वो सारा, उसके बावजूद उन्होंने सारा खोल के सामने रख दिया है, और उन्होंने पढ़ने वालों को ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि इसके बाद जिस तरह एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी होती है कि वो चीज़ें सामने रख के बयान करता है, बजाय इसके कि वो ये कहे कि जनाब ये सारा कुछ है, और इससे ये लगता है कि जनाब जो है ये सारा कत्ल जो है ये इसने किया है। इन्होंने ये रिपोर्ट बड़ी अच्छी तैयार की, और इस रिपोर्ट में एक ही चीज़ खोल के सामने रखी गई है। उन्होंने तमाम जो किरदार थे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, कीनिया में, पाकिस्तान से बाहर, दुबई में अथॉरिटी से मिले। और एक चीज़ जो अब तक सामने आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़ाहिर 592 सफ़ात बहुत तफसील से है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इसमें मौजूद है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन ख़ुलासा मैं आपको बताऊँ, जिसमें जो है उन्होंने शुरू किया है कि FIRs उनके ख़िलाफ़ जो दर्ज हुई, तो वो 16 तकरीबन FIR कहीं जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 की तफसील हमें मिली। उनमें से एक FIR हमने एक SHO से पूछा कि आपको ये FIR किसने दर्ज करने का कहा, और वो FIR कराची में दर्ज की गई, जिसके बाद एयरवाई के जो ओनर हैं, जो एयरवाई के जो CEO वगैरह हैं अहमद यूसुफ, उनको अरेस्ट किया गया। खबर घुमन का नाम आया, फिर ज़ाहिर अरशद शरीफ का नाम भी उसमें शामिल था। तो तय ये हुआ, तो उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपने किसके कहने पे FIR दर्ज की। तो उनका ये कहना था कि ये जो FIR है ये मुझे SSP मलिर की कॉल आई, और उन्होंने कहा कि आप फ़लाँ दफ्तर में ISI का जो ऑफिस है वहाँ चले जाएं। मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे फ़लाने सेक्टर कमांडर और कुछ सीनियर ISI के ऑफिशियल मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने मुझे ये कहा कि अरशद शरीफ ने इस तरह की चीज़ें की हैं, जो ब्लॉग वगैरह वीलॉग बनाए हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ की हैं, और वो जो हैं वो इदारों के और मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, तो आप इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें। उन्होंने FIR दर्ज कर ली। तो ये एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था SHO की तरफ से नाम लेना कि किसने किया, और फिर रिपोर्ट बोल्ड इतना कि रिपोर्ट जो कर रहे हैं शाहिद हामिद साहब और एक और जो शख्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे वो रिपोर्ट में भी मेंशन कर दिया। इसी तरह दुबई अथॉरिटीज़ का हवाला देते हुए रिपोर्ट में ये कहना है कि दुबई अथॉरिटीज़ ने बाकायदा तौर पर अरशद शरीफ को कहा कि आप यहाँ से चले जाएँ। तो ये अब पता नहीं चला कि उनको किसने कहा, और उन्होंने क्या उनसे पता किया या नहीं किया, ज़ाहिर है ये तफसीलात ज़्यादा सामने नहीं आई। तो बहरहाल इस चीज़ का उन्होंने कन्फर्म किया कि उनको दबाव के तहत जाना पड़ा वहाँ से। ये बात हो गई। दूसरी ये कि अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला है उस पे कमेटी ने कहा है कि उनको कमर के पीछे जो ये जो कंधे का पीछे वाला हिस्सा है, 2 कंधों के दरमियान थोड़ा सा ऊपर जो जगह है वहाँ पे गोली लगी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि गाड़ी की सीट का मुआयना किया गया
तो गाड़ी की तरफ जो है वो गाड़ी की सीट पे पीछे कहीं गोली नहीं लगी। तो इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी में बैठने से पहले उन पे गोली चलाई गई और उन्हें फिर गाड़ी में बैठाया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि गोलियां अगर बाएं हाथ से अगर वो यहाँ बैठे हुए थे दूसरी सीट पे और इस साइड से अगर गोली चली है तो फिर ड्राइवर साइड पे जो खून और चीज़ें होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रहा, और अगर उस साइड से हुई थी तो वो भी समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आसान सीन नहीं है जिस तरह कीनियन पुलिस कह रही थी कि बस वो आए और वो इनडिस्क्रिमिनेट या जो है वो बेतरतीब उन्होंने फायरिंग की और क्योंकि गाड़ी नहीं रुकी और सारे मामला थे। तो वो एक गोली जो है वो यहाँ लगी और यहाँ से वो निकलती है, तस्वीर आपने भी देखी होगी, तो वो यहाँ से फट जाती है। बहरहाल जब वो सर उनका फट जाता है और उन्होंने बड़ी जो है वो शकूक व शुबात का इज़हार किया है, पुलिस ऑफिशियल से रब्ते की कोशिश की, बातचीत की कोशिश की। एक पुलिस ऑफिशियल से जब उन्होंने मखसूस जिनका नाम आ रहा था उनसे बात की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि वो ज़ख्मी है, वो आपसे बात नहीं कर सकते, उनसे बात रब्ता नहीं हो सका। फिर उनसे कहा गया कि खुर्रम और वक़ार ने जो आपको लैपटॉप और आईफोन दिए हैं वो उसका क्या है, डेटा वगैरह क्या चीज़ें हैं, वो भी जो है वो पुलिस ऑफिशल्स ने जो है बहुत ज़्यादा उस मामले में कोऑपरेट नहीं किया। तो उन्होंने काफ़ी शकूक व शुबात का इज़हार किया है जो उनकी पुलिस और सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं उस पर। फिर उसके बाद जो दो बड़े किरदार जिनके यहाँ वो रह रहे थे, खुर्रम और वक़ार जो दो भाई थे, खुर्रम की बीवी मौरीन जो थी उसका किरदार भी ज़ाहिर उसमें आता है, वो वहाँ पे रहते थे। तो जब कमेटी ने खुर्रम से ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपने यहाँ पे इस फ्लैट में पेंट हाउस में आपने रखा हुआ था अरशद को, किस वजह से रखा हुआ था, क्या ख़र्चे थे, किस वजह से रखा हुआ था, आपका ताल्लुक़ क्या था। एक तरफ आप कहते हैं कि आप उसे जानते नहीं थे, दूसरी तरफ आप जो है इतने बड़े घर में उनको जगह भी दे रहे हैं इतनी दूर घर से, तो ये क्या वजह है। फिर दूसरा आपका सलमान इकबाल से क्या ताल्लुक़ है। तो जो शुरू में तो कुछ कोऑपरेट करना शुरू किया खुर्रम और वक़ार ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम वकील के थ्रू आपसे रब्ता करेंगे, हम इस तरह रब्ता नहीं कर सकते, आप हमें क्वेश्चनेयर भेजें। इन्होंने क्वेश्चनेयर भेजा, इन्होंने उनसे पूछा कि आपने उनको उनके घर में क्यों रखा, उसकी क्या वजह थी, एक बात। दूसरा आप ये बताएं कि आपने लैपटॉप और आईफोन कीनियन पुलिस को क्यों दिए, आप बजाय आप उसका कीनियन पुलिस का तो कोई काम नहीं था, एक बात हो गई। दूसरा फिर ये हुआ कि उसके बाद जब आपके पास जब हाई कमीशन के लोग जब अरशद शरीफ के उस रूम में आए सामान और चीज़ें लेने, तो आपने जो कीनियन पुलिस है उनसे क्यों रब्ता किया। तो ये इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग नज़र आती हैं। वक़ार से ये पूछा गया कि आपने जो पेंट हाउस जिसमें आप रह रहे थे उसकी CCTV फुटेज आपसे मांगी गई, आपने क्यों नहीं दी, और जब आपसे मांगी गई तो आपने कहा कि जी वो डेटा आगे पीछे हो गया। फिर जब आपको इंसिस्ट किया गया तो आपने ये कहा कि जो हाई कमीशन है हम उनको देंगे, हम उनके थ्री रब्ता करें, और वो आपने कहा कि जी मैं तो जो कैनेडियन हाई कमीशन में हूँ, जो कि आप कैनेडियन नेशनल भी हैं, तो आप वहाँ पे हैं, आप बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप को जब कहा गया कि जो वीडियो है उसकी प्लीज़ आप वो वीडियो दे दें अपने फ्लैट की, आपके पास वीडियोज़ लगी हुई हैं, लग्जरी अपार्टमेंट है, तो आपने कहा कि मैं इस्लामाबाद में जो सेक्टर कमांडर में उनसे रब्ता करूँगा। तो इस्लामाबाद में जो सेक्टर कमांडर हैं जो मेजर जनरल फैसल नज़ीर हैं, उनका नाम डर्टी हैरी के तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है। तो कमेटी ने ये कहा है कि ये पता नहीं चल सका कि सेक्टर कमांडर का जो नाम खुर्रम ने लिया है और वक़ार ने जो लिया है, तो क्या ये 23 अक्टूबर की अरशद शरीफ की डेथ के बाद 24 अक्टूबर के बाद की बात है, तब उनका रब्ता हुआ जब इन इस्लामाबाद से रब्ते उनसे हुए होंगे किसी सिलसिले में, या ये पहले से रब्ते में थे, इस चीज़ का पता नहीं चला। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि एक शख्स जो कीनिया में एक अरसे से रह रहा है वो इस्लामाबाद में किस इंटेलिजेंस के सीनियर ऑफिशियल से कैसे राब्ते में है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं इस सारे मामले को बड़ा मशकूक बनाती हैं कि कौन किस मामले को कवर अप करना चाह रहा है, कौन किस चीज़ को छुपाना चाह रहा है। बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट से आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद कुछ इंकशाफात भी बताए जाएँ, लेकिन यह कि बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें हर चीज़ का डेटा मौजूद है, फ़ोन्स का, व्हाट्सएप का, और एक एक चीज़ का डेटा मौजूद है। ईमेल का जायज़ा लिया गया, ईमेल उनके बकौल इसमें कुछ नहीं था, अलबत्ता फ़ोन और दूसरी चीज़ों को जो जायज़ा लिया गया उसकी कुछ डिटेल्स तो डाली हैं, लेकिन बाकी डिटेल्स उन्होंने ज़ाहिर नहीं डाली सेंसिटिविटी की वजह से। लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी हमें नज़र आती है उससे हमें पता चलता है कि इसके कौन कौन से किरदार हैं और क्यों वो सामने नहीं आने जाते और कौन उसको छुपाना चाहता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।